वेलकम बैक टू अवर चैनल। मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए बाज़ार, मंगलवार के लिए भारतीय बाज़ार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने खुद को किस प्रकार से प्लेस किया है कैश, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन के डाटा के अंदर। कल के मार्केट एनालिसिस पर जाने से पहले आज हम डिस्कस करें आज मार्केट में हुआ क्या। मार्केट आज पूरा दिन शांत रहा, कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी टूट गया 100 पॉइंट, लेकिन ज़्यादा कारोबार नहीं हुआ। इसका एक सिंपल रीज़न बताता हूँ। आज किसी ने पैसा नहीं बनाया, ना तो कॉल वाले का पैसा बना, ना ही पुट वाले का पैसा बना, ना ही राइटर का पैसा बना, ना ही बायर का पैसा बना। मतलब ना ही कॉल और पुट बायर का पैसा बना, ना ही ऑप्शन राइटर का पैसा बना। क्यों? एक सिंपल रीज़न था, विक्स। और मुझे सुबह ये लग गया था और मुझे एनालिस्ट थोड़ा बहुत मुझे अंदेशा हो गया था कि विक्स 10% ऊपर हो गया था। मतलब आप समझिए, और आपको थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को आप ट्रेड करें तब, कि 10% विक्स जब ऊपर हो जाता है ना, तब आपके लिए करने के लिए उस दिन कुछ नहीं रहता। क्योंकि या तो बाजार फटेगा ऊपर या नीचे, कोई भी साइड में, मैं कोई डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाजार कहीं ना कहीं फटेगा, आइधर ऊपर फट सकता है, आइधर नीचे फट सकता है। लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम इतने महंगे हो गए कि बाजार को मतलब आज कोई डर सा लगा। मैं बताता हूँ, 100 पॉइंट के अंदर 100 पॉइंट गिरने से, जबकि ब्रॉडर मार्केट नहीं गिरा था, मतलब कि छोटे शेयर्स नहीं गिरे थे, बैंक्स इतने नहीं गिरे थे, फिर भी 10% विक्स ऊपर होना अपने आप में एक चिंता का विषय था कि ये इतना ज़्यादा विक्स क्यों बढ़ा है। और उसको अगर हम टंटोले तो कोई चीज़ निकली नहीं थी, एक्सेप्ट जो आपकी 18 तारीख को फेड मीट है, जो कि हम उस पर 19 को रिएक्ट करेंगे, जो कि थर्सडे को होने वाली है। थर्सडे को खुलते हम रिएक्ट करेंगे उस चीज़ पर। अदरवाइज कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन ये विक्स ऊपर होने से एक आइडिया जो लगता था, वो लगता था कि कोई ना कोई किसी को डर है, कोई ना कोई फियर को भांप रहा है। मतलब कि इंस्टीट्यूशन बोल रहा है, मतलब किसी के मन में कोई चीज़ आ रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। इसलिए आप देखिए, आप जाके देखिए, ना कॉल में प्रीमियम गिरा, ना पुट में प्रीमियम गिरा, जबकि बाजार 100 पॉइंट नीचे था। हाँ, या 10-15% बढ़ जाए उससे मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 10-15% कोई, देखो यूट्यूब के अंदर ये सारे वीडियो दिखाते हैं, ये सारे मार्केटिंग ऐड वाले हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने 2 सेकंड में कमा लिया, 3 सेकंड में कमा लिया, वो टिकता नहीं है पैसा। पैसा टिकेगा, बड़ा पैसा छोटी कैपिटल पे अगर आपने बनाया है तो उसको आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। आपको एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड, तभी पैसा बन सकता है। अदरवाइज आप चिल्लरगिरी करेंगे ना, एक ट्रेड में ऐसा फंसेंगे कि आपको सौदा काटने का मौका नहीं मिलेगा ऑप्शन के अंदर। मतलब अगर आपने 100 रुपये भी ऑप्शन लिया है ना, आपको स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिलेगा और वो 50 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमेशा ऑप्शन में जब आप काम करें तो डायरेक्शन बड़ी पकड़ें, या तो पैसा खोएं। मैं सिंपल बोलता हूँ भाई, आप कसिनो में आए हैं, ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप कसिनो में आए हैं एक। अब आप कसिनो में आए हैं तो ये माइंडसेट मान के चलिए कि मैं या तो खाली जाऊंगा यहाँ से या बहुत पैसे लेकर जाऊंगा। कसिनो का सिंपल रूल है, मिड का कोई सिस्टम नहीं होता। स्टॉप लॉसेज ये सारे बेवकूफ़ बनाते हैं, ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाए जाते। राइटर क्या करता है, अपनी पोजीशन को हेज कर सकता है कॉल बाय या पुट बाय करके। राइटर के लिए जो स्टॉप लॉस है उसका हेजिंग पर्पस है, बायर के लिए कोई हेजिंग नहीं है। बायर का सिंपल सी बात है, आप जितना पैसा लेके आए उतना दाव पर लगा दो। अगर नंबर आपका फट गया तो आप 3, 4, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक पैसा कमा लेंगे, अदरवाइज पैसा डूब जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इसके अंदर, कोई ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा होगा, ये अरे सब बावले बनाते हैं, सब के सब बावले बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन बाइंग इज द कसिनो, ऑप्शन सेलिंग इज अ कसिनो ओनर। सिंपल सी बात है, ऑप्शन सेलिंग जो कर रहा है वो कसिनो का ओनर है, वो थोड़ा थोड़ा कमाएगा। लेकिन कसिनो में कोई आएगा, वो पैसा लेकर आएगा, या तो वो पूरा कसिनो वालों को दे देगा या उससे पैसा पूरा का पूरा लेकर चले जाएगा। और सिंपल सी बात है, और ये कहा भी है कि बेचने वाले का, खरीदने वाले का तिजोरी खाली और बेचने वाले का घर खाली। ऑप्शन में ये होता है।
तो ये चीज़ समझिए। तो बाजार में आज किसी ने पैसा नहीं बनाया, इसका कारण ये सिंपल मुझे समझ में आता है, विक्स बहुत ऊपर था। और जब विक्स ऊपर होता है तब एक साइड का मूव हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बड़ा मूव एक साइड में आएगा, डिले हो सकता है लेकिन आता ज़रूर है। और 10% विक्स तेज होना अपने आप में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी आज के लिए। इसलिए आज कुछ ज़्यादा पैसा किसी का बना नहीं, आईटी कमज़ोर हो रहा है। आप आईटी इंडेक्स को देखेंगे तो बड़े आईटी के शेयर कमज़ोर हो रहे हैं लेकिन छोटे आईटी के शेयर कमज़ोर नहीं हो रहे। और लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंडेक्स बताऊंगा और आप उसको रिसर्च कीजिएगा मेरे कहने पर। आप देखेंगे कितनी मिस पैरिटी इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है, मतलब कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ है इंडेक्स लेवल के ऊपर। आप देखेंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा। जिसको थोड़ा बहुत ही एनालिसिस समझ में आता है वो मेरे कहने पर एक इंडेक्स बताऊंगा, आप उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। वो वीडियो के लास्ट में उसकी बात करेंगे। बैक टू द पॉइंट पर आते हैं। एफआई ने कैश में क्या किया, 278 करोड़ का माल बेचा। डीआईज ने 234 करोड़ का माल बेचा। अब पहला पॉइंट, खरीदा किसने? क्लाइंट्स ने। सिंपल सी बात है, क्लाइंट्स ने खरीदा है तो कुछ ज़्यादा इसमें तो कैश में डाटा नहीं है, लेकिन बड़े स्टॉक्स में सेलिंग हुई है। कैसे, मैं वो समझाता हूँ। अब हम आते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डाटा पर। इंडेक्स फ्यूचर्स 11,388 कॉन्ट्रैक्ट, वापस बोल रहा हूँ 11,388, 11,388 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। मतलब ये करीबन 11,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए और शॉर्ट ऐड कर दिए सिस्टम के अंदर कितने? 3,000। अब ये सिस्टम में शॉर्ट ऐड कर दिए इन्होंने कितने? 3,000 सिस्टम के अंदर शॉर्ट भी ऐड कर दिए। अब ये थोड़ी सी चिंता का विषय बन जाता है। मतलब कि इन्होंने 11,000 तो क्या कर दिए? लॉन्ग काट लिए, 3,000 शॉर्ट भी ऐड कर दिए। तो जो हमारा नेट शॉर्ट जो 60,000 के आसपास आया हुआ था ना, वो करीबन पहुंच गया 75,000 के आसपास। तो अब ये नेट शॉर्ट बढ़ गया हमारा। तो ये दिक्कत वाली चीज़ है और डाटा नेगेटिव है। कैश का इतना नेगेटिव नहीं है लेकिन इंडेक्स फ्यूचर का डाटा बहुत नेगेटिव है। और एक ही समझिए, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं कोई 20,000 का टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई 28,000 का टारगेट नहीं दे रहा हूँ। मैं एक रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि बाजार इस डायरेक्शन में रह सकता है, ऊपर या नीचे। मैं ऊपर के समर्थन में भी हूँ और मैं नीचे के समर्थन में भी हूँ। क्यों? मुझे पैसा बनना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आप रिजिड मत होइए, आप फ्लेक्सिबल रहिए, गिरगिट रहिए आप। और मैं गिरगिट हूँ, रंग बदल लो अपना। मंदी है तो मंदी, तेजी है तो तेजी। बाजार में रिजिड मत रहिए, रिजिड रहेंगे तो समस्या हो जाएगी। टू बी फ्लेक्सिबल, डाटा जो बोलेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है। तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काटे, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड कर दिए। नेट शॉर्ट सिस्टम में कितने हो गए? करीबन 75,000 के आसपास नेट शॉर्ट हो गए। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर पर। 32,300 लॉन्ग काटे, 21,000 शॉर्ट ऐड कर दिए। ये कौन से स्टॉक में हुआ? आपको पता है, निफ्टी आईटी में हुआ ये कांड। और बड़े रिलायंस में भी कुछ हुआ है ये, और कुछ अदानी के स्टॉक्स भी है, कुछ आपके ये आपका पेट्रोकेमिकल के स्पेस भी है कि हिंदुस्तान पेट्रो भी टूटा था। तो इन स्टॉक्स हैं, मेजर स्टॉक्स के अंदर अब। और ये थोड़ा डाटा नेगेटिव मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटने और 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड करने, ये कन्विंसिंग है कि हम स्टॉक्स को तोड़ेंगे अब। तो एक्चुअली डाटा ये भी बहुत नेगेटिव है। मतलब 3 डाटा हमने अभी प्रस्तुत किए, तीनों डाटा नेगेटिव है। अब आते हैं ऑप्शन, सबसे बढ़िया ऑप्शन। ऑप्शन में क्या किया? ऑप्शन में 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, 3,09,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट की। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट करके 3,09,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी, तो मतलब कि अपसाइड लिमिटेड है। कौन सी? 23, 24, 700, 750, 800। अगर 800 के ऊपर निकलेगा तभी बाजार में तेजी है, अदरवाइज तेजी नहीं है। अगर मीडियम टर्म किसी को पकड़ना है तो 24,700 के ऊपर भी हम बाजार को पकड़ सकते हैं। बट डाटा एक्सट्रीमली नेगेटिव है, कॉल साइड का एक्सट्रीमली नेगेटिव है। मतलब कि जितनी कॉल लॉन्ग की है उसके डबल के अंदर कॉल शॉर्ट करना, मतलब कि समझिए, अगर मैं ऑप्शन राइटर हूं, मैं एक कॉल लॉन्ग कर रहा हूं, उसके सामने 2 कॉल शॉर्ट चेप रहा हूं,
तो एक सिंपल सी बात होती है, या तो मैं खुद को हेज कर रहा हूँ, ऑप्शन राइटर का दिमाग समझिए, या तो मैं खुद को हेज कर रहा हूँ और दूसरी जगह मैं मेरी पोजीशन बना रहा हूँ, या एक ग्रुप है जो 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गया, लेकिन उसके सामने लोगों का कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 3 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट चेप दी, कि उनको पता है इससे ऊपर तो बाजार जाने से रहा इस एक्सपायरी के अंदर। और समझिए अगर ये डाटा यहाँ पे ही ऐसा बना रहे हैं ना, आपको 1 या 2 दिन के अंदर यूएस मार्केट में भी थोड़ी खलबली दिख सकती है। अगला पुट का डाटा, 84,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग की और 65,000 ही पुट शॉर्ट की। अगर ये पुट शॉर्ट डबल होता ना तो मैं बोल देता कि बाजार फंसेगा, बाजार फंसेगा नहीं। मैंने पहले ही वीडियो में हमेशा बोला बाजार फंसा है, नो ट्रेड है, लेकिन ये जो डाटा है ना, यहाँ पे इन लोगों का कन्विक्शन डाउन साइड की तरफ ज़्यादा है और डाटा बोल रहा है। देखिए मुझे कोई 20,000 आने से आएगा निफ्टी को मज़ा नहीं आएगा, और 28,000 जाएगा तो भी मेरे कोई मामा का नहीं है ये। अगला जाएगा ऊपर तो जाएगा, नीचे जाएगा तो जाएगा, बट अभी के लिए डाटा जो है ये नेगेटिव है। कैसे, अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ। कैश का डाटा नेगेटिव, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा लॉन्ग काटे, शॉर्ट ऐड किए, सिंपल सी बात है। मेरा दिमाग क्या चल रहा है, लॉन्ग भी काट रहे हैं और शॉर्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, ये लोग डाउन साइड प्ले कर रहे हैं और जो इन्होंने तेजी में प्रॉफिट बनाया वो बुक कर रहे हैं। अब लेवल टूटा, अगर लेवल कौन सा रहेगा, 24,500 के नीचे, 24,500 टूटा तो और मंदी हो सकती है। तीसरा स्टॉक फ्यूचर, एक्सट्रीमली नेगेटिव डाटा, एक्सट्रीमली नेगेटिव मतलब कि ये स्टॉक फ्यूचर से अपनी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन को वाइंड अप कर रहे हैं और शॉर्ट भी सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं एक्सपायरी के अंदर। अगला ऑप्शन, ऑप्शन का डाटा एक्सट्रीमली नेगेटिव, एक्सट्रीमली नेगेटिव कैसे, 1,60,000 कॉल लॉन्ग की, 3,09,000 कॉल शॉर्ट कर दी। सिंपल सी बात है, मेरे को सामने दिख रहा है भाई, बंदा कॉल लॉन्ग करके डबल कॉल शॉर्ट मार के गया, तो मैं क्या करूं, मंदी करके गया है। उसके ऊपर से पुट लॉन्ग की 85, पुट शॉर्ट की 65। अब पुट शॉर्ट करने का मतलब 65,000 पुट शॉर्ट की है, हफ्ते का पहले दिन में इतनी कम पुट शॉर्ट, मतलब वो प्रीमियम खाना ही नहीं चाहता, समझिए इतने। आज विक्स ऊपर थी, आप बात समझिए। एक आप अगर कोई F&O ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर देख रहा है, दिमाग में आनी चाहिए आपकी, आज पहला दिन था, ठीक है ना, फ्राइडे के बाद में पहले दिन में है, विक्स ऊपर, ठीक है। मेरे को अगर तेजी लग रही है और विक्स प्रीमियम बढ़िया है, मेरे को अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं, मतलब दूर के ऑप्शन है, मतलब 500-600 पॉइंट दूर में भी मेरे को बढ़िया 50-60 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, तो भी मैंने शॉर्ट क्यों नहीं किया? क्यों? मुझे डर लग रहा है कि ये अगर 200-300-400 पॉइंट गिर गया तो मेरे तो समस्या हो जाएगी। आ सकता है भाई नीचे आने, 500 पॉइंट गिरना क्या बड़ी बात है, आप लोग समझे, 500 पॉइंट या 600 या 700 पॉइंट क्या बड़ी बात है, 24,000 नीचे ये 2 दिन में आ जाए। बाजार गिरने को देखता नहीं है, बाजार बढ़ने को भी नहीं देखता। लेकिन ऑप्शन, आप ऑप्शन राइटर के हिसाब से समझिए, उसने कॉल शॉर्ट की एकदम कन्विक्शन के साथ, क्योंकि मेरे को रिच प्रीमियम मिल रहे हैं, ठोकों 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट कर दी उसने, आराम से बैठा है और इतने रिच प्रीमियम के अंदर, लेकिन उसने पुट शॉर्ट क्यों नहीं की? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, पुट शॉर्ट क्यों नहीं की? इतना अगर विक्स ऊपर था, इतने बढ़िया रिच प्रीमियम मिल रहे थे, उसको पुट शॉर्ट करनी चाहिए थी। भाई मैं ओपन 70 पॉइंट की कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, नीचे मैं 50 पॉइंट की मान लो कि 500 पॉइंट नीचे या 400 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे में 50 रुपये का मेरे को ऑप्शन मिल रहा है, वो शॉर्ट कर देता हूँ, तो भी क्यों नहीं किया मैंने? इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डर है कुदरती बाजार नीचे ना स्लाइड हो जाए। और एक्चुअली आप देखिए, और हमारे एक्चुअली समझिए, हमारी इकोनॉमी भी थोड़ा सी पेन में है। आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया हमारा, वापस से डबल हो गया, तो हम इंपोर्टिंग कंट्री हो रहे हैं। अब इंपोर्टिंग कंट्री हैं तो हमारे लिए समस्या बढ़ रही है यार। आप इस चीज़ को कोई समझना नहीं चाहता। आंखों के पट्टी बांधने से कुछ नहीं होता, आपको चीज़ों को रियलाइज़ करना पड़ेगा। आज WPI का आंकड़ा आया 1.98% महंगाई दर है महीने दर महीने, मतलब मैनिपुलेशन की भी हद होती है। देखिए, अगर आप आटा दाल चावल लेकर आते हैं घर में तो आपको सस्ता तो नहीं मिल रहा। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो ऊपर है ही हमारा, और वो नीचे अभी इस महीने में नीचे आया बोल रहे हैं। डाटा नंबर में दिखाना और एक्चुअल लोगों की जेब से जाना पैसे में रात दिन का अंतर होता है।
मेरे जेब से पैसा जा रहा है, मतलब महंगाई है। आप नंबर में कुछ भी दिखा दीजिए, और मैं नहीं बोल रहा ये, आप एशियन पेंट के सीईओ, वो तो हमसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं, इतनी बड़ी कंपनी रन करते हैं, हम क्या तुच्चे लोग हैं उनके सामने। ये जब एशियन पेंट और सीईओ पढ़े लिखे इंसान हैं, चीज़ों को देखा है, इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं, हाँ देश में हर जगह उनके पेंट्स लगते हैं, वो बोल रहे हैं कि नंबर अलाइन नहीं कर रहा। सेगमेंट का जो मेरा रेवेन्यू है और जो जीडीपी का नंबर आ रहा है उसके साथ मेरा रेवेन्यू अलाइन नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं तो डाटा गलत लिया जा रहा है या डाटा गलत दिखाया जा रहा है, दोनों में से काम एक हो रहा है। तो चीज़ें समझने की बात है, आप आंखों में पट्टी मत बांधिए। 1.9 का WPI का जो डाटा आया है वो 1.9 नहीं है। क्यों? उसके सामने ट्रेड देख लीजिए ना हमारा, अगर मेरा 1.9 का है होलसेल प्राइस इंडेक्स, अगर मेरा 1.98 है तो मेरा इतना इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, तो मेरा इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ा, मेरा इंपोर्ट डबल क्यों हुआ? फिर अगर मेरा इंपोर्ट डबल हो रहा है तो मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ रही है, कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ रही है तो चीज़ें महंगी आ रही है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कस्टम से जो माल आता है वो होलसेलर के पास से तो आता है, बड़े व्यापारियों के पास से तो आता है, तो उनके पास सस्ता कहाँ से आ गया? सस्ता तो भारत में बनेगा तभी आएगा ना, अगर विदेश से माल आ रहा है तो सस्ता कैसे आया? अब आप ये कह सकते हैं ऑयल आता है, ठीक है ऑयल आया। आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई कैपिटल गुड्स आ गए, तो कैपिटल गुड्स बड़ी मशीनरी वगैरह आई तो हो सकता है, लेकिन इतना ट्रेड डेफिसिट बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो ये तो ये एक एक्चुअली में डाटा वाइज में नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे इकोनॉमी के लिए। और ट्रेड डेफिसिट ऐसा भी नहीं हमारे को इतनी सर्दियाँ बढ़ती है, जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है तो एक थ्योरम बनती है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस और क्रूड के प्राइसेस थोड़े से एलिवेट लेवल पर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि गैस उनको चाहिए, ठीक है ना। तो ये मानते हैं, ये थ्योरम चलती है कि सर्दियों के अंदर जनवरी एंड दिसंबर के अंदर थोड़े से नेचुरल गैस के और क्रूड ऑयल के भाव एलिवेट लेवल पर रहते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा है ही नहीं कुछ। और दूसरा, और कितना ऑयल इंपोर्ट कर लिया, गाड़ियां हमारी बिक नहीं रही, लोग कंजम्पशन हमारा नीचे आ रहा है, तो भी तो चीज़ें हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। WPI 1.9 मैं तो नहीं मानता है, मेरे मानने, और दूसरी बात मेरे मानने नहीं मानने फ़र्क भी नहीं पड़ता, छोटा चैनल है, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा अगर मेरे को कुछ आता है तो आप गेन कर पाएँ। तो डाटा तो अब बैक टू द पॉइंट, स्क्वायर वन, डाटा नेगेटिव है, मंदी करनी चाहिए, कहाँ पर 24,500 के वापस नीचे। टेस्ट कहाँ तक हो सकता है? 24,197 या 24,000 के लेवल टच हो सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, डाटा इस प्रकार से कि 24,000 के लेवल टच करवा सकता है निफ्टी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पहले बात की थी फैक्ट की। आप एक इंडेक्स देखिएगा निफ्टी मिड सिलेक्ट, जो कि 13,200 के आसपास है, ठीक है। इंडेक्स मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये इंडेक्स है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। और अर्निंग्स हमारे क्यों नहीं सपोर्ट कर रही। 1 जनवरी को ये इंडेक्स था 10,400 के ऊपर पिछले, अब ये जनवरी आने वाली है, ये है 13,200, लाइफ हाई के पास में है, मिड कैप सिलेक्ट लाइफ हाई के पास में है। कितना बढ़ा एक साल में? 26%। 26% इंडेक्स एक साल में बढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी को इसका पी रेशो करीबन 20 के आसपास था और आज इसका पी रेशो है 54 के आसपास। मतलब अगर कोई लोग फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं, पी रेशो निकलता कैसे है? प्राइस डिवाइड बाय द अर्निंग पर शेयर निकलता है आपका, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब 20 का पी था, अब वो हो गया 53-54 का, और ये करीबन मैं आपको बताता हूँ, अगर 64 जाके आया है तो 53 का पी इंडेक्स प्राइस में कितना बढ़ा? करीबन 24%, ठीक है ना। अर्निंग नीचे से कितनी कट गई? हिसाब ही नहीं है। 20 का पी 56 हो गया, मतलब कि जबकि इंडेक्स इतना नहीं बढ़ा है, इंडेक्स 10,400 13,000 ही पहुंचा है, लेकिन पी रेशो आप देखिए 20 का पी 53 का हो गया। ये क्यों हुआ? हाँ, इतने नीचे से अर्निंग की कटाई हुई है कि इतना पी बढ़ गया और प्राइस इतना बढ़ा नहीं। तो एक ये लर्निंग थी। आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।